अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बात करते हैं एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन के हवाले से। पैसिव रेंज ऑफ मोशन के हवाले से हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव क्या होती है? कोई भी जो है ना वोलेंटली अगर मसल जो है ना रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारे पास होगी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। और अगर असिस्टिव की बात करें तो असिस्टिव में क्या होता है कि कोई भी रेंज ऑफ मोशन जो कि असिस्टेंस के साथ जो है ना कंप्लीट हो, तो ये हमारे पास होगी असिस्टिव एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इंडिकेशन देखें तो कि कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से जिसके थ्रू जो है ना हम एक्टिव या एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है ना प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है पेशेंट जो है ना अगर एबल हो, पेशेंट एबल हो टू परफॉर्म मूवमेंट, कोई भी जो हमारे पास उसकी मूवमेंट है वो परफॉर्म कर सकता हो, लेकिन फर्दर हमने उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है या उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो उसकी स्ट्रेंथिंग या इंडोरेंस बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, तो ये हमारे पास एक्टिव या एक्टिव असिस्टेंट में जो है ना ये इंडिकेशन है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट है, उसकी जो मस्कुलोस्केलेटन है या मस्कुलेचर है वो वीक है। अगर मस्कुलेचर वीक है तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथिंग और उसकी पावर को इन्हांस करने के लिए और इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए जो है ना फिर वही जो है ना हम एक्टिव या एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन अगर कोई बॉडी का जो सेगमेंट है वो इमोबिलाइज्ड किया हुआ है फॉर अ पीरियड, लाइक कोई स्प्लिंट लगा हुआ है, बाजुओं का फ्रैक्चर हुआ है आर्म्स का, तो उस केस में अगर स्प्लिंट प्रोवाइड किया हुआ है पेशेंट को, उसका आर्म जो है ना इमोबिलाइज है फॉर अ पीरियड विच मे बी अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो इनके दौरान जो है ना बाकी अबव एंड डाउन जो है ना रेंज ऑफ मोशन को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ से कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंशन के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, एक्टिव और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, बिलो एंड अबव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट या इंडिविजुअल है उसकी एरोबिक कंडीशनिंग जो है ना वो जो डिक्रीज होगी, अगर उसकी एरोबिक कंडीशनिंग डिक्रीज होगी तो उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है ना हम उसको एक्टिव या एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये होगी उसकी। लास्ट में है स्ट्रेस को कंट्रोल करना, मींस कि अगर कोई मसल्स में टेंशन बढ़ रही है, मसल टेंशन को कम करने के लिए जो है ना हम एक्टिव और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन इसमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये थी इंडिकेशन। मसल की मूवमेंट परफॉर्म अगर कंप्लीट नहीं हो रही तो उस केस में पेशेंट की मस्कुलेचर वीक है उस केस में, या कोई उसकी सेगमेंट को इमोबिलाइज कर दिया गया है उस केस में, या फिर उसकी जो एरोबिक कंडीशन है उसको बिल्डअप करने के लिए, फर्दर स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, ये हमारी है एक्टिव या एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। अब इनके गोल क्या हैं? इनके गोल सेम है जैसे ही पैसिव रेंज ऑफ मोशंस के हैं, सेम एज इनके भी हैं। तो अगर इन्फ्लेमेशन ना हो और कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना आ रही हो मूवमेंट में, तो उस केस में जो है ना सेम जो हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन के गोल अटेन करते हैं सेम एज इसमें भी वही कर रहे होते हैं। लाइक उसमें जो है ना हम इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसके कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट कर रहे होते हैं और मसल की इंडोरेंस को, पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होते हैं। सेम उसमें भी वही गोल जो है ना अटेन किए जाते हैं। सेम एज इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाया जाता है, उसके अलावा जो है ना सेंसरी फीडबैक प्रोवाइड करता है टू कॉन्ट्रैक्टिंग मसल थ्रू सेंसरी रिसेप्टर। अब ये जो है ना प्रोप्रियोसेप्शन का जो प्रोसेस होता है या फिनोमिना होता है उसको जो है ना इन्हांस कर रहा होता है कि एक मसल है उसको पता है कि उसने जो एक्टिविटी करनी है, अगर बार बार उसको रिपीटेटिव मैनर में डाला जाए तो वो जो है ना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और इंड्योरेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिमुलस प्रोवाइड करता है टू बोन एंड जॉइंट इंटीग्रिटी, के जो हमारी मूवमेंट है उन्होंने वो किस तरह परफॉर्म करनी है। ये एक्टिव और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन से स्टिमुलस प्रोवाइड होता है और फर्दर इम्प्रूवमेंट जो है ना आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो है ना सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है। अगर एक्टिव या एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड की जाएंगी तो ये जो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, वीनस, आर्टेरियल और लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी बढ़ाएगा। ठीक है, और प्रिवेंट करता है फ्रॉम थ्रोम्बस फॉर्मेशन।
थ्रोम्बस जो बढ़ने के चांसेस होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में और वेसल्स में जो बढ़ रहा होता है, जब कोई भी बंदा डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है, उसकी फैट डिपोजिशन जो है ना वो कंट्रोल में आ जाती है। तो इस केस में ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स। अब कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स कैसे जो है ना हम इसमें एक्टिव और एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन में अटेन कर रहे होते हैं। जब कोई भी मूवमेंट परफॉर्म होती है तो उनके सेंसरी और मोटर सिस्टम की कॉम्बिनेशन लाजिम है कि अगर उसका सेंसरी और मोटर एक दूसरे का साथ कांटेक्ट में है तो ही कोऑर्डिनेशन होगी और प्रॉपर मूवमेंट होगी। अगर वही कोऑर्डिनेशन ना हो तो हमारी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो ये जब जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा रिपीटेटिव मैनर में एक्सरसाइज होती हैं तो जो कोऑर्डिनेशन है सेंसरी और मोटर की तो वो जो है ना इम्प्रूव होती हैं, और इस तरह उसके मोटर स्किल्स जो है ना इंडिविजुअल की या पेशेंट की वो इम्प्रूव होती हैं। अब बात करें अगर इसकी लिमिटेशंस की, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास एक्टिव और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन की, कि अगर कोई मसल स्ट्रांग है, मसल ग्रेड 4 में है या ग्रेड 5 में है, तो उसको फर्दर ये इन्हांस नहीं करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को और उसकी इंड्योरेंस को। ये है इसका एक ड्रॉबैक कि कोई मसल अगर उसको अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में है तो उसको फर्दर ये इम्प्रूव नहीं होने देती, उसकी जो हाइपरट्रॉफी की तरफ जाता है मसल उस वो नहीं होने देती, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो स्किल्स और कोऑर्डिनेशन जो है ना फर्दर इंप्रूव नहीं करती एक्सेप्ट द पैटर्न ऑफ मूवमेंट। जिस पैटर्न में मूवमेंट हो रही है उसके अलावा कोई उसकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव और स्किल्स इंप्रूव नहीं होती। ये है इसकी दो लिमिटेशन मेन। हम टोटल कंप्लीट हो गया हमारा, इंडिकेशन भी हो गई, गोल्स भी हो गए और लिमिटेशन भी होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।